हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस फैकल्टी। सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लोकसभा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बिल को पेश किया है। 3 बिलों के संशोधन किए जाने हैं, जो कि पुराने अंग्रेज़ों के टाइम के जो 3 बिल हैं, उनको बदलने की बात करते हैं। पहला है इंडियन पीनल कोड 1860, सेकंड है सीआरपीसी एक्ट 1973 और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो जो इंडियन पीनल कोड है उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल रखा गया है। सीआरपीसी का एक्ट का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बिल रखा गया है। तो आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं आईपीसी। आईपीसी को जो पहली बार बात की गई थी वो 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन आया था। उसके चेयरमैन थे थॉमसन मैकुले। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको ड्राफ्ट किया था और इसको रिकमेंड किया था। जो ये 1834 में 1834 का जो लॉ कमीशन आया था वो एक चार्टर एक्ट पास हुआ था 1833 में, उसके रिकमेंडेशन में आया था। और ये जो बिल था ये पास कर दिया गया था 1860 में और एक्ट बन गया था और 1862 से लागू कर दिया गया था। तो आईपीसी में एक्चुअली जितने भी अपराध है उनकी परिभाषा और उनके दंड के बारे में बताया गया है कि कोई भी नागरिक अगर किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसको कौन सी सजा और या दंड का प्रावधान है। तो ये सभी चीज़ें आईपीसी में बताई गई हैं और इसमें कुल 511 धाराएं यानी सेक्शन है, जिनमें से 175 सेक्शन में कुछ बदलाव किए जाएंगे भारतीय न्याय संहिता बिल के अकॉर्डिंग और कुछ 8 न्यू सेक्शन इसमें ऐड किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सीआरपीसी एक्ट। अब सीआरपीसी एक्ट को 1913 में लागू किया गया था। सीआरपीसी एक्ट बेसिकली जो आईपीसी एक्ट के अंदर जो भी क्राइम्स दिए गए हैं उनकी परिभाषा दी गई है, तो उनको इनैक्ट कैसे करना है, लागू कैसे करना है, उनकी प्रक्रिया उनके प्रोसीजर के बारे में इसमें बताया गया है कि पुलिस प्रशासन और न्यायालय जो कि अपराध आईपीसी के अंडर दर्ज हुए हैं उनकी प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी, कैसे एफआईआर दर्ज होगी, कैसे गवाह को पेश किया जाएगा, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कोर्ट में ट्रायल कैसे होगा, कोर्ट के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, कैसे फैसला सुनाया जाएगा, इन सभी चीज़ों का जो ब्यौरा है वो सीआरपीसी एक्ट में दिया गया है। अगर हम शॉर्ट में जाने तो जो भी मामले पुलिस में दर्ज होते हैं, थाने में दर्ज होते हैं, तो वहाँ से लेके उसकी लास्ट सुनवाई तक के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर होते हैं, वो सारे प्रोसीजर के बारे में इसमें बताया गया है। टोटल इसमें 484 धारा है जिनमें कुछ अपडेट किया जाएगा, जैसे इसके 160 प्रोविजन जो सेक्शन है उनमें चेंज किया जाएगा और 9 न्यू प्रोविजंस यानी धारा इसमें ऐड की जाएगी। तो इसमें अब टोटल 533 सेक्शन हो जाएंगे जो कि बिल में पेश किए गए हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रखा जाएगा। तो एक्चुअली में ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा 1872 में पास किया गया था ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ये एविडेंस से रिलेटेड सारे जो भी रूल होते हैं, गवर्निंग कैसे करनी है एविडेंस की, कैसे एविडेंस होंगे, कौन से वैलिड होंगे, कौन से वैलिड नहीं होंगे, एविडेंस के क्या क्या मायने, तो जो भी एविडेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो सब इसमें बताई गई है। क्योंकि बिना एविडेंस के कोई भी मामला प्रूव नहीं किया जा सकता और किसी भी दोषी को और अपराधी को अपराधी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सो इसीलिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। तो इसमें सारे एविडेंस से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। एविडेंस से जितने भी प्रोसीजर है वो इनके इसके 11 चैप्टर्स में सब डिवाइड है और इसमें 167 यानी 167 सेक्शन इंक्लूड है, जिनमें अभी चेंज किया गया है, जिसमें 23 जो प्रोविजंस थे उसमें चेंज किया गया है और एक 1 न्यू प्रोविजन यानी सेक्शन इसमें ऐड किया गया है। अब इसमें जो फ्यूचर का बिल होगा इसमें 170 सेक्शंस इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इन तीनों बिलों के ड्राफ्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट अपडेट बताए गए हैं, क्या क्या साइलेंट फीचर है इन तीन जो बिल्स ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए।
सबसे पहले इसमें मॉब लिंचिंग के बारे में एक सेपरेट प्रोविज़न दे दिया गया है कि उसमें 7 साल की सज़ा और डेथ पेनल्टी और जो आजीवन कारावास को इंक्लूड कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग बेसिकली कोई भीड़ के द्वारा कोई भी हिंसा, आगजनी या हत्या या कोई भी ऐसा इम्पो इनएप्रोप्रिएट एक्शन किया जाता है तो उसे मॉब लिंचिंग बोला जाता है। तो उसके दौरान अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसको 7 साल की सज़ा या आजीवन कारावास, यहाँ तक कि डेथ पेनल्टी, फांसी की सज़ा का भी प्रावधान इसमें ऐड किया गया है। एक जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जीरो एफआईआर मीन्स आप किसी भी एरिया से जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, नहीं आता है, एरिया में आता है, नहीं आता है, जहाँ पे अपराध हुआ है, नहीं हुआ, तो आप कहीं से भी, जैसे कि होम मिनिस्टर ने बोला था कि आप हिमालय की चोटी से लेके कश्मीर की कन्याकुमारी तक आप कहीं से भी बैठ के एफआईआर कर सकते हैं। और जो एफआईआर है आपका जुरिडिक्शंस एरिया है उसमें आता है, नहीं आता, वो मैटर नहीं करता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपके मामले को आपके ज्यूरिडिक्शंस में फॉरवर्ड कर देंगे। एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया है कि जब भी कोई सेक्सुअल क्राइम होता है और उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी अब मैंडेटरी होगी। अर्लियर शायद ऐसा कुछ नहीं था। अब सेक्सुअल ऑफेंसेस के जितने भी मामले होंगे उनमें वीडियोग्राफी यानी विक्टिम्स की जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी उसमें वीडियोग्राफी को मैंडेटरी कर दिया गया है। आइए आगे डिस्कस कर लेते हैं। पनिशमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ गैंग रेप्स 20 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजमेंट। अब जितने भी गैंग रेप से रिलेटेड केस होते हैं उनमें गवर्नमेंट ने जो सज़ा है उसको एक्सटेंड कर दिया है 20 ईयर्स तक, और ये आजीवन कारावास भी हो सकता है। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है गैंग रेप्स के मामलों में तो उसे मिनिमम 20 साल की सज़ा या फिर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी। पनिशमेंट फॉर रेप ऑफ माइनर इंक्लूड इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। अब जो माइनर के रेप से रिलेटेड मामले होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उनमें गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि उन मामलों में डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सज़ा और मौत की सज़ा का प्रावधान इंक्लूड कर दिया गया है। अब नेक्स्ट है चार्ज शीट टू बी मैंडेटरी फिल्ड विद इन 90 डेज। तो जब एफआईआर लॉन्च होती है तो पुलिस अपनी इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसके दौरान वो उन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करती है जिसे चार्ज शीट बोलते हैं कि क्या क्या एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किया। तो वो उसे कोर्ट में पेश करनी होती है जिसके बिहाफ पे दोषी पे जो भी चार्ज लगाए हैं कोर्ट फैसला सुनाता है। तो वो कोर्ट में विद इन 90 डेज़ के अंदर अंदर जब तक एफआईआर हुई है तो वो पेश हो जानी चाहिए। और जो भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह वो करते हैं उनको भी वाइंड अप करना, यानी वो 180 दिन की लिमिट के अंदर ख़त्म हो जाने चाहिए ताकि जो ये डिलेइंग सिस्टम है, पुलिस काफ़ी डिले करती है मामलों को, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। कोर्ट टू बी फिनिश फ्रेमिंग चार्ज विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग चार्ज शीट। अब जो नेक्स्ट है उसमें ये बताया गया है कि चार्ज शीट रिसीव होने के बाद कोर्ट को भी ये मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि 60 डेज के अंदर अंदर आपको भी जो है जो चार्ज उस पर लगाए गए उसको फिनिश करके कंक्लूड कर देना। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जजमेंट टू बी मैंडेटरी डिलीवर विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ हियर। जो फाइनल हियरिंग होती है बहस के बाद जैसे भी, तो उसके बाद कोर्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको जो भी आपका फैसला है वो 30 दिन के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। और फैसला आने के बाद जो भी फैसला आया है उसको अवेलेबल करा देना है 7 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन, ताकि उस पर स्टडी की जा सके और लोग जो नॉर्मल पीपल है और जो सोसाइटी है उस केस के बारे में जान सके। अब एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट प्रोविज़न पेनलाइजिंग रेप ऑफ वुमेन अंडर फॉल्स प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। आजकल ये चीज़ थोड़ी सी ट्रेंडिंग है कि काफ़ी केसेस हम देख रहे हैं कि ये फॉल्स प्रोमिसेस करके थोड़े सेक्सुअल ऑफेंस कर लिए जाते हैं, फिर मैरिज के लिए डिनाई कर दिया जाता है। यहाँ तक कि हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें प्रेगनेंसी भी हो जाती है और उसके बाद भी जो पार्टनर होता है वो शादी करने से मना कर देता है। तो ऐसा अगर कोई भी केस होता है तो दोषी को जो भी दोषी होगा उस पे कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान दिया गया है। तो ये जो फॉल्स प्रोमिसेस के केस होते हैं इस पे भी गवर्नमेंट ने इसमें एक अलग से प्रोविज़न को ऐड कर दिया है। तो बेसिकली हमने तीनों बिलों के अमेंडमेंट्स जो ड्राफ्ट में पेश किए गए हैं उनका ओवरव्यू ले लिया है। अब हम थोड़ा सा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसमें एग्ज़ाम के लिए इतने फैक्ट्स नहीं है, बाकी आप थोड़ा थोड़ा जो उनकी डेट्स हैं कि आईपीसी कब आया था, ये कौन से चार्टर एक्ट के
तहत रिकमेंड किया गया था और फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। इन सब के सेक्शंस याद करना ज़रूरी नहीं है, जैसे आईपीसी में 511 सेक्शन है, तो हर एक को रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। कोई स्पेशल, जैसे कोई लॉ की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनके लिए शायद चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनसे इतने क्वेश्चन कम ना हिस्ट्री में पूछे गए हैं कभी, और चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो हमें सिर्फ इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लेते हैं। बाकी ओवरव्यू के लिए हमने देख लिया है कि इन कौन से बिल का क्या नाम रखा जाएगा और ड्राफ्ट में क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स, जो कि हमने 6-7 फीचर है वो भी डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल।